One of the biggest challenges India faces is in the area of providing equal opportunities to all sections of society. Skill development is one initiative which brings equal opportunities to all. Pan IIT Alumni Reach for India Foundation, headquartered at IIT Bombay, partners with state governments through non-profit, joint venture enterprises to create an institutionalized skill development architecture exclusively for the underserved across all districts of the state. The first such special purpose vehicle or SPV was created with agencies of welfare of the government of Jharkhand. The Pan IIT model of skill development is predicated on assured placement, 100% skill loan financing, best-in-class training and residential infrastructure led by ex-army personnel. The foundation runs Gurukuls with 2 to 3 month training in construction, logistics, manufacturing and Kaushal colleges imparting 1 to 2 years of trade licenses vocational education in trades like nursing, catering exclusively for the underserved. बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल रही है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप देश के इस हुनरमंद काम को बढ़ाने वालों में सबसे अच्छी संस्थाएं हैं जो 3-4 उसमें से एक मैंने मैं अनुभव किया। भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है तो कहीं बहुत अच्छा काम यहाँ होता है। कॉन्फिडेंस हमको गुरुकुल दिया है सर के एस्पिरेंट जो निकल के गए हैं वो अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं और गुरुकुल के एस्पिरेंट्स विदेश तक गए हैं। आज अगर गुरुकुल में अगर नहीं होता, ना ही मैं दुबई को देख पाता, ना ही मैं 35 से 40 हजार में कमाता। ये नर्सिंग कौशल कॉलेज है और मेरी फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि इसमें लोन प्रोसेस के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है जिसमें कि घर से पैसे नहीं लगते हैं। कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है और यहाँ थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे कि सिमुलेटर है, यहाँ वार्ड बनाए गए जैसे प्रैक्टिस वार्ड है, ICU वार्ड है। Some of the studies have proven that if we use something like a helmet patient interface, the device which we have developed, lungs problem which lot of patients face can be assuaged and the patients can recover faster and better. That has been proven in some studies. Ladies and gentlemen, the host for the CM's panel on rebuilding states is Jayant Sinha, chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Finance and a member of Parliament in Lok Sabha from Hazaribagh. Previously, he has served as Minister of State for Finance and Civil Aviation. A distinguished alumnus of IIT Delhi, he holds an MBA from Harvard Business School and MS from University of Pennsylvania. सबको मेरा आदर नमस्कार और झारखंड से सप्रेम जोहार। साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री जी महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। हम सब उनका नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते जैन जी। मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे IIT एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन द्वारा CM's पैनल ऑन रीबिल्डिंग स्टेट्स विषय पर आयोजित इस सेशन में अपने साथ संवाद बनाने का एक अवसर दिया है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग वर्तमान परिस्थिति पे चर्चा करते हैं तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है और पूरी तरह से त्रस्त है। कोविड-19 के खिलाफ
भारत की स्थिति अगर दुनिया के अंदर हम देखेंगे तो एक सुरक्षित स्थिति में हम लोग पाते हैं, और इसका श्रेय अगर जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने व्यापक जागरूकता के लिए, जनता में व्यापक अवेयरनेस लाने के लिए समय से लॉकडाउन की घोषणा की। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामने देश का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देश की 17% जो आबादी है वह उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 23 से 24 करोड़ की इस आबादी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हम लोगों को कार्य करना था। इस दौरान कई चुनौतियां हमारे सामने आई थी, और उन चुनौतियों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस प्रकार की रणनीति बनाई। एक तो लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसको हम टाल नहीं सकते थे, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और खास तौर पर लॉकडाउन 25 मार्च से प्रारंभ होता है, लेकिन 27-28 मार्च को अचानक दिल्ली और अन्य राज्यों से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो माइग्रेंट लेबर थे वह वहां से सड़क के मार्ग से पैदल ही उत्तर प्रदेश की तरफ रुख प्रारंभ किए। हम लोगों ने उस समय 48 घंटे के अंदर इन सभी लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई की। हम लोग इस कार्य को संपन्न कर ही पाए थे कि इसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आ गया, जिसके कारण पूरे देश के अंदर व्यापक पैमाने पर कोविड-19 का संक्रमण हुआ। लेकिन हम लोगों ने समय से ये कार्रवाई भी यहां पे की। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र राजस्थान कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग आदि वहां तैयारी कर रहे थे, वे वहां फंसे हुए थे। उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई हो, या प्रयागराज में फंसे हुए 15,000 छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, या एएमयू में फंसे हुए बड़ी संख्या में छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई, इस सब को करने के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वह था 40 लाख माइग्रेंट लेबर को उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित लाना। सुरक्षित लाना ही नहीं बल्कि उससे संक्रमण को भी बचाना, कोरोना के संक्रमण को भी बचाने की कार्रवाई करना। हम लोगों ने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलर्ट जारी किया था तो उसी समय हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर उस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ कदम जो उठाए गए थे, समय से उठाए गए कदम कैसे बाद में राहत प्रदान करते हैं, यह हम लोगों ने अक्सर इन चीजों के सुखद परिणाम भी देखे हैं। खास तौर पर अगर हम देखेंगे तो जिस समय कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, उस समय हमारे पास टेस्टिंग लैब एक भी नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने पहली लैब जो अपने सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान केजीएमयू में स्थापित किया, तो केजीएमयू की इस लैब के माध्यम से उस समय शुरुआत में टेस्ट मात्र 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। आज हमारे पास 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है, यानी इतने टेस्ट प्रतिदिन हम लोग आज के दिन पे कर रहे हैं। हमारे पास जब कोविड-19 के पहला केस आया था तो हमें उस पेशेंट को, आगरा के उस पेशेंट को हमें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन आज हमारे पास 1.5 लाख से अधिक कोविड हॉस्पिटल में बेड्स मौजूद हैं। हम लोगों ने पहले ही, हम इस बात को जानते थे
कि अगर संक्रमण फैलेगा तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 15 लाख लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था हम लोगों ने की, चाहे वह उत्तर प्रदेश के निवासी हो या माइग्रेंट लेबर हो। व्यापक पैमाने पर इन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए, वहां पर उनकी लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वहां पे सफाई की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इन कार्यों को वहां पर किया। हमारे पास प्रदेश में लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं और 12,000 नगर निकाय के वार्ड हैं। इन सब में हम लोगों ने निगरानी समितियां बनाई और निगरानी समितियों को हम लोगों ने इस बात के लिए तैयार किया कि वे लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में या मोहल्ले में आता है, वार्ड में आता है, तो तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को देना। प्रशासन की टीम जाकर के वहां पर उनकी जांच करेगी, उनके लक्षणों की जांच करेगी और इसका परिणाम रहा कि काफी हमें सहूलियत मिली। और हम लोगों ने, जब तक लॉकडाउन के 4 चरण थे, इन 4 चरणों में तो हम लोगों ने पूरी तरीके से कोविड-19 को नियंत्रित किया। कोविड-19 को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोगों ने यहां पर मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित किया। लेकिन लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रथम चरण में और अनलॉक के सेकंड चरण में वर्तमान में हम लोग हैं। जब आवागमन प्रारंभ हुआ, इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, बसेस प्रारंभ हुई, ट्रेन्स प्रारंभ हुई, डोमेस्टिक फ्लाइट प्रारंभ हुई, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट भी या वहां से जुड़े हुए जो लोग वापस आना प्रारंभ किए। इसके बाद संक्रमण की दर भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास लगभग प्रदेश में कुल कोविड पॉजिटिव के अब तक 45,000 से अधिक मामले आए थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक 29,000 लोगों को सकुशल रिकवर करके उनके घर भेज दिया है। हमारे पास इस समय लगभग 16,000 एक्टिव केस हमारे पास मौजूद हैं और इनका उपचार अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 प्रकार के हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं। यहां पर इनके उपचार की कार्रवाई चल रही है। इधर संक्रमण बढ़ने के बाद, और हम जानते हैं कि बरसात के समय में संक्रमण केवल कोविड-19 का ही नहीं होगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज भी हैं, इनके भी संक्रमण बढ़ेंगे। साथ साथ बरसात में बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है। नेपाल से जो नदियां आती हैं, वे सभी बाढ़ का भी खतरा उनसे बना रहता है। तो उनसे बचाव करने के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक रणनीति यहां पर प्रारंभ की और इसके लिए हम लोगों ने पिछले सप्ताह से साप्ताहिक बंदी 2 दिन की है, शनिवार और रविवार को। फ्राइडे यानी शुक्रवार रात्रि 10 बजे से लेकर के और सोमवार प्रातः 5 बजे तक मार्केट, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो, नगरीय क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का, उसको हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। इस दौरान हमारे ऑफिसेस भी बंद हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, निर्माण के कार्य चल रहे हैं। लेकिन जो ऑफिसेस चालू हैं, जो निर्माण के कार्य चालू हैं या जो उद्योग चल रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य शर्त है कि वे लोग अपने यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाएंगे। वहां पे ट्रेंड स्टाफ होगा जिसके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर होगा, पल्स ऑक्सीमीटर होगा और सैनिटाइजर होगा। ये कार्य यहाँ पर उनके माध्यम से संपन्न किया जा रहा है। मार्केट को हम लोगों ने इस दौरान नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्र के भी मार्केट को 2 दिन के लिए हम लोग वर्तमान में बंद कर रहे हैं और इस दौरान स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को ध्यान में रख करके व्यापक अभियान हम लोग चला रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम उसके आ रहे हैं। मेरा यह मानना है जब तक कोविड-19 का कोई दवा नहीं बनती, कोई वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बात को लेकर के लगातार कहा है
कि हम जितना बचाव कर पाएंगे और कोरोना की चेन को जितना हम रोकने में सफल होंगे उतने ही अच्छे परिणाम हम दे पाएंगे। ये तो कोविड-19 के खिलाफ जो कार्रवाई प्रदेश के अंदर हुई ये था। लेकिन लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी कुछ कार्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रारंभ किए। खासतौर पर असीमित समय तक हम लोग लॉकडाउन को नहीं लागू कर सकते। दूसरा, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित भी कर रहा था। कैसे कोरोना कालखंड में हम संक्रमण को भी रोकेंगे और आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन करेंगे, ये कैसे हो सकता है, इसको लिए भी हम लोगों ने कुछ कार्य किए। खासतौर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे कृषि संबंधी कार्य, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने, उत्तर प्रदेश में तो कृषि ही यहाँ की आजीविका का एक बड़ा आधार है और इसलिए उस दौरान कृषि कार्य के लिए अपने किसानों को सुरक्षित माहौल देना, उनको उनके खेतों तक पहुंचाना, हम लोगों ने उनकी फसल को कहीं भी खराब नहीं होने दिया और किसानों को पूरी सहूलियत दी। इस दौरान हार्वेस्टर है या फिर जो भी रेपर है या समय पे खेत में पहुंच सके, किसान अपनी फसल को काट सके, एक इस कार्य को हम लोगों ने संपन्न किया। दूसरा, 119 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अगर आप देश के अंदर नजर दौड़ाएंगे तो लगभग सभी राज्यों ने अपनी आधी चीनी मिलें बंद करवा दी थी या बंद कर दी थी। उत्तर प्रदेश ने अपनी सभी 119 चीनी मिलें चालू रखी और जून प्रथम सप्ताह तक हमारी सभी चीनी मिलें चली, जिनमें लगभग 12 लाख हमारे श्रमिक और कर्मचारी कार्य करते थे। एक भी इन्फेक्शन का मामला इस मामले में कहीं से नहीं आया। रिकॉर्ड मात्रा में हम लोगों ने गन्ने की पेराई भी की और साथ साथ रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन भी किया, इथेनॉल भी बनाया। कोल्ड स्टोरेज, प्रदेश में हम लोगों ने 2500 कोल्ड स्टोरेज हमारे यहां थे। उसी समय आलू की फसल भी अप्रैल में आ गई थी, तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए खुलने चाहिए थे, तैयार रहने चाहिए थे। हम लोगों ने सभी 2500 कोल्ड स्टोरेज भी इस दौरान चलाए। एक कोल्ड स्टोरेज में 150 से लेके 200 तक कर्मी काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क बना करके सफलतापूर्वक इस कार्य को भी वहां पर संपन्न किया। ये कार्य कृषि की दृष्टि से संपन्न हुए। अब लॉकडाउन के दौरान पीएम पैकेज का लाभ कैसे दिया जाना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की और खासतौर पर आज हम वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी बराबर टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए प्रेरित करते रहे हैं और हम लोगों ने इसकी उपयोगिता को महसूस किया है इस लॉकडाउन के दौरान कि कैसे आप एक जगह बैठ करके टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अपने कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। यह भी हम लोगों ने इस दौरान देखा और किया। खासतौर पर जैसे अगर मुझे शासन की कार्य योजनाओं को देखना था तो कम्युनिटी किचन के बारे में लोगों ने बहुत सारे प्रश्न कर सकते थे, मुझे आशंका थी। हम लोगों ने अपनी हर कम्युनिटी किचन को सीसीटीवी कैमरे से जोड़ दिए और अपने यहाँ जो राहत आयुक्त थे उनके यहाँ एक वीडियो वॉल बना दी। हर एक कम्युनिटी किचन हमारी उससे जुड़ी हुई थी, वहां से देख करके हम मॉनिटर कर सकते थे कितने फूड पैकेट बने हैं, कितने लोग वहां काम पे लगे हैं, एक एक की हम मॉनिटरिंग करते थे और फिर वहां से हम सप्लाई बनाते थे। अब आश्चर्य करेंगे कि पूरे कोरोना कालखंड लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने प्रदेश से लगभग 6.5 करोड़ से अधिक फूड पैकेट अपने कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य यहां से किया। दूसरा, डीबीटी के माध्यम से गरीब के खाते में पैसा किस रूप में जाता है, बहुत बेहतरीन उदाहरण। जनधन योजना में आप उस समय वित्त राज्य मंत्री थे जिस समय जनधन अकाउंट की कार्रवाई देश के अंदर चल रही थी और आज उसके परिणाम देखने को मिले। अकेले उत्तर प्रदेश में 3,56,00,000 से अधिक जनधन अकाउंटधारी महिलाएं थी जिनके खाते में 500 रुपये 3 महीने तक लगातार उनके अकाउंट में गया और उन्होंने उसका लाभ लिया। प्रदेश में हम लोगों ने 87 लाख पेंशन धारक
यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारक वे लोग थे जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन्हें लाभ दिया और वे लोग उनके खाते में सीधे पैसा गया। इसी प्रकार से जो लेबर थी, हमारी निर्माण श्रमिक थे, निर्माण श्रमिक के साथ साथ जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला है, खुमचा है, रेड़ी लगाने वाले लोग हैं या अन्य जो भी इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के खाते में पैसा जाए, इस कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 44 लाख से अधिक ऐसे जो लोग थे उन लोगों को सीधे राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध करवाया। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में भारत सरकार की जितनी योजनाएं थी, जैसे अन्न की योजना थी, उत्तर प्रदेश में महीने में हमने 2 बार दिया, एक बार भारत सरकार की तरफ से, एक बार राज्य सरकार की तरफ से। ये लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर एक परिवार को, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि महीने में 18 करोड़ लोगों को 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। ये कार्य भी हम लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि ई-पॉस मशीन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम लोगों ने जोड़ दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री, एक प्रश्न मैं पूछूं संवाद में, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और बड़े महिनता से बताया है कितने आपने ठोस कदम लिए हैं और किस प्रकार से आप लोगों ने इस महामारी को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि आपने कमाल किया कि प्रशासन से आपने इतना काम लिया और प्रशासन इतनी बढ़िया तरीके से इस महामारी को संभाला हुआ है। इसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे किया आपने? जैन जी, हमने यहाँ पे 2 काम किए। एक तो नीति बनाने का काम मैंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को दिया। वे लोग पॉलिसी बनाते थे, उनकी मदद हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी करते थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए मैंने यहां पर एक टीम 11 बनाई। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम 11 बनी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, जिसमें हमारे डीजीपी थे, जिसमें हमारे आईआईडीसी थे, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे, एसीएस होम थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस थे। ऐसे ही एग्रीकल्चर को, पशुपालन को, सभी को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। मैं प्रतिदिन इस टीम के साथ बैठता था, आज भी बैठता हूं। आज भी मेरा 1 से 1.5 घंटे का समय केवल इस टीम के साथ 24 घंटे के अंदर क्या कार्य कहां पे हुआ है, और हर 12 घंटे के अंदर हर एक कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आती है, प्रत्येक जनपद की। फिर मैं जनपद के अधिकारियों के साथ भी सीधे संवाद बनाता हूं। दूसरा, जो जनपद थोड़ी भी हमारे दिक्कत में पड़ते थे तो उनके सहयोग के लिए 2 स्तरीय टीम हम भेजते थे यहां से। अगर स्वास्थ्य संबंधी है तो स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन की एक टीम लखनऊ से वहां जाकर के उनकी मदद करती थी, वहां कैंप करती थी, प्रशासन से जुड़ी हुई होती थी। तो फिर इसी प्रकार का कार्य हम लोग वहां पर प्रशासनिक टीम, जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी वहां जाते थे। इन्फोर्समेंट से जुड़ी हुई है तो पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर जाके कैंप करते थे, और फिर जब तक समस्या का समाधान नहीं होता था तब तक वे वहां कैंप करके वहां पर उस समस्या के समाधान तक पहुंचाते थे। टीम वर्क यहां पर था। दूसरा, हम लोगों ने हर कोरोना वॉरियर्स को प्रदेश में पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी। हमने उसको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वह कार्य करे, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की चिंता सरकार करेगी, उसको हर प्रकार की सुरक्षा राज्य सरकार देगी, और हम लोगों ने उसको भी सफलतापूर्वक यहां पर संपन्न किया। तो प्रशासनिक टीम ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया, और मंत्रिमंडल के मेरे जो सहयोगी थे, ये लोग हर जनपद की रिपोर्ट कलेक्ट करते थे, ये मुझे उपलब्ध कराते थे। तो ऐसा नहीं कि जो लोग काम कर रहे हैं वही रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट देने का दूसरा तंत्र था, उसको इंप्लीमेंट करने का दूसरा था। तो इसमें कहीं कमी होती थी तो हम लोग तत्काल अगले दिन फिर मैं उसकी समीक्षा करके वहीं पे उनको इस बारे में अवगत कराता था कि नहीं, आपके द्वारा ये गलत कहा गया है, सच्चाई ये है। तो कोई भी गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था। दूसरा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन चीजों को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से
देखा है, समझा है, तो उसका लाभ भी हमें इस दौरान मिला है। ये कार्य इस दौरान यहाँ पर कुशलतापूर्वक हुए हैं। दूसरा, जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अनलॉक की कार्रवाई हो रही है, अब इन्हें इतनी सुविधाएं शासन से मिलेंगी नहीं, इनको रोजी रोजगार चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक के बाद हम लोग लगभग 1.25 करोड़ लोगों को तो रोजगार देने का कार्य अब सेवायोजन के साथ जोड़ने या फिर उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। और हम लोगों उत्तर प्रदेश ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक ही दिन में 1,25,00,000 से अधिक लोगों को सेवायोजन यानी उद्योगों में उनका सेवायोजन होना हो, या फिर रोजगार जिसमें कृषि का क्षेत्र था, मनरेगा का था, एक्सप्रेसवे, हाईवे, बड़े निर्माण के कार्यों में लोगों को रोजगार देने का हो, या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने, पीएम पैकेज के माध्यम से लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश ने 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक ये सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। और आगे भी हम लोग निरंतर इनकी समीक्षा हर एक स्टेज पर हमारी हो रही है और हम युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका एक मैनेजमेंट केस स्टडी बनना चाहिए कि इतने बड़े प्रदेश को आपने कैसे संभाला, और ये टीम वर्क के द्वारा जो टीम 11 आपकी बनी थी उसके द्वारा आपने पिछले 4-5 महीनों में कितना आपने अच्छा काम किया, इसकी जरूर एक केस स्टडी करनी चाहिए। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद श्री पीके जैन साहब आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर हैं, वो भी एक प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मेरा अंतिम प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी ये है, क्योंकि वित्त संबंधी विषयों पे मैं तो रुचि रखता हूं, कि इस समय केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में राजस्व की बहुत कमी हो रही है, रेवेन्यू काफी घटा है। इसको आप कैसे संभालने का सोच रहे हैं? आगे के दिन क्या आपकी सोच है, क्या विचार हैं कि इस रेवेन्यू वाला जो मामला है इसको कैसे संभाला जाए? देखिए, आपने बिल्कुल, चूंकि आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और स्वाभाविक रूप से आपकी जो आशंका है ये बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझा भी है और इस पर हम लोगों ने जो है कार्य भी किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में 2 आईआईटी हैं, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू हमारे पास मौजूद है। आईएम लखनऊ भी हमारे पास यहाँ पे राजधानी में ही मौजूद है और उनकी सेवाएं भी हम समय समय पे लेते हैं। बहुत सारी जगह हमारे आईआईटी और आईएम हमारे नॉलेज पार्टनर के रूप में भी हमें सहयोग करते हैं और अपना सहयोग हमें प्रदान करते हैं। हमने केस स्टडी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान दिल्ली के साथ भी बैठ करके कार्य प्रारंभ किया। उन लोगों ने इस पर कुछ आगे कार्य प्रारंभ भी किया है और हमारा प्रयास है कि कुछ अच्छे संस्थान इस दिशा में कार्य प्रारंभ करें। देखें कि 24 करोड़ की आबादी हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर अगर टेस्ट की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश इस समय दूसरे नंबर पर देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट कर रहा है। ये सभी कार्य या कोविड बेड की स्थापना की व्यवस्था के बारे में ये भी हम लोगों ने कुशलतापूर्वक यहाँ पर किया है। रेवेन्यू एक पक्ष है और इस बात को बहुत उसके साथ हम लोगों ने किया, इसीलिए अनलॉक की कार्रवाई के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इन सभी कार्यों को भी आगे बढ़ाया है। लेकिन हर एक जगह व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम किया है। जैसे मास्क अनिवार्य हम लोगों ने किया है और जहां पे नहीं है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जहां पे हम किसी का चालान करते हैं तो वहां पे उसे मास्क भी उपलब्ध करवाते हैं। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हम लोगों ने ये मास्क उनको उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ काफी बड़े पैमाने पर हमारे पास रेवेन्यू पे असर पड़ा है, लेकिन पहले यानी अप्रैल महीने में, मई महीने में 2 महीने हमारे लिए काफी ऐसी स्थिति थी, लेकिन जून के बाद से हम लोग पहले 60% और मुझे लगता है इस महीने तक हम लोग लगभग 80% तक अपना रेवेन्यू वापस लाने में सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे उद्योगों को काफी सहूलियतें दी हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जो माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है ये कुशल भी है अकुशल भी है। हमने इसकी सबकी
इस स्किल मैपिंग भी की है, और स्किल मैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने इन सभी लोगों को प्रदेश में रोजगार देने के कार्य भी प्रारंभ किए। मेरा मानना है कि 5 से 7% को छोड़ देंगे तो बाकी शेष लोग उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ही कार्य अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए व्यापक पैमाने पर यहां पर कार्य चल रहे हैं। लेकिन उद्योग चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने हमारे बड़े कार्य थे जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए थे, इनको हमने फिर से प्रारंभ किया है। जीएसटी पर हम पहले से ही कार्य कर रहे थे, खासतौर पर सर्वे का कार्य। आप आश्चर्य करेंगे कि जीएसटी में हमारे यहां रजिस्ट्रेशन केवल 14 लाख था। हम लोगों ने लॉकडाउन के पहले 16 लाख नए सर्वे करवाए थे और उन 16 लाख लोगों के साथ सीधे संवाद बना करके हम लोगों ने उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई भी की कि भाई वे रजिस्ट्रेशन करवाएं, वे लोग अब प्रशिक्षण लें, रिटर्न भरने की तैयारी करें। अगर 40 लाख से कम उनका टर्नओवर है तो लिख दें कि हमारा 40 लाख से कम है, लेकिन एक प्रक्रिया के साथ जुड़ें। तो इसके लिए हम लोगों ने उन्हें सुरक्षा बीमा की एक योजना के साथ भी जोड़ा है। व्यापारी कल्याण योजना के अंतर्गत उन्हें 10 लाख का बीमा भी हमने दिया कि कोई उनके साथ आपदा होती है, कोई दुर्घटना घटित होती है तो 10 लाख का सहयोग हम राज्य सरकार की तरफ से उन्हें देंगे। इसने हमारे रेवेन्यू को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम माइनिंग में पहले से अधिक उसमें आ चुके हैं, रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। हम लोगों ने एक्साइज में हमारा रेवेन्यू पहले से अच्छी स्थिति में आ चुका है। हम लोगों के यहाँ जीएसटी और अन्य उसमें भी रेवेन्यू काफी अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मेरा ये मानना है 1 महीना और लगेगा, लेकिन हम लोग अपने पुरानी स्थिति में आ चुके होंगे, राज्य सरकार अपने उसमें आ चुकी होगी। भारत सरकार ने भी इस संबंध में समय समय पर जो पीएम पैकेज की घोषणा हुई है उसका लाभ भी हमें प्रदेश के अंदर मिला है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर अगर सभी लोग अगर इस जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के पहले और समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों को जिस प्रकार के सुझाव दिए थे और जिस प्रकार का मार्गदर्शन किया था, अगर उसका अक्षरशः पालन हो जाए तो हम लोग कोविड-19 से भी इस लड़ाई को जीत सकते हैं और फिर से अपनी जो वित्तीय स्थिति है राज्यों की, इसको सुधारने में भी काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। एक नए अवसर के रूप में हमें इसको देखना चाहिए और इस नए उसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है इसलिए 2 महीने यानी जो लॉकडाउन के दौरान, हम उसको अगले 1 महीने के दौरान उसको अपनी पूर्व स्थिति में लाने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अंतिम प्रश्न, जैसे मैंने कहा, श्री पीके जैन जो डायरेक्टर हैं आईआईटी बीएचयू के, वो आपसे एक प्रश्न पूछने जाते हैं। प्रोफेसर साहब पूछिए। प्रणाम सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर, और आईआईटी बीएचयू परिवार की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद कि जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को कोविड काल में सुरक्षित रखा। इसमें जो आपने सर पहले बताया है भी 2 इंसिडेंट्स, एक तो बताया है जो कोटा से छात्रों को लेके आने का जो डिसीजन है। हम लोग अभी भी कई बार सोचते हैं कि आप पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया, तो उसके पीछे कुछ इनपुट्स रहे होंगे कि उस तरह का डिसीजन उस स्थिति में लेना जब बच्चों के माता पिता बहुत चिंतित थे कि बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे, और आप उनको सुरक्षित उत्तर प्रदेश में लेके आए। तो उसके लिए इनपुट्स जो रहे होंगे, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि उस डिसीजन को लेना उस समय में अपने आप में एक बहुत ही साहसिक कदम था जो मुझे लगता है। डॉक्टर साहब जो है, देखिए ये जो बच्चे थे कोटा में, ये सब 15 से 18 वर्ष के बीच के थे और हर एक जगह से सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों के द्वारा अपील की जा रही थी। और मुझे इस बात का भय था कि कोटा में जिस प्रकार से सुसाइड की घटनाएं घटित होती हैं, अगर एक भी बच्चा कोविड-19 के कारण कोई भी इस प्रकार का कदम उठाता है तो वह पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करेगा। अगर हम कोरोना से तो इस जंग को जीत जाएंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि समय पर अगर हमने सर्विलांस अपना बेहतर किया, सर्विलांस टीम हमारी बेहतर तरीके से काम कर ले
और समय पे हॉस्पिटल में हम किसी भी व्यक्ति को पहुंचा देंगे तो कोरोना से कोई डेथ नहीं होने वाली है। देखिए, कोरोना से डेथ का जो रेट है बहुत कम है, और मैं पिछले 20-25 वर्षों से तमाम ऐसे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं इनसे जूझते हुए मैं काम करता रहा हूं ईस्टर्न यूपी में। तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को देखा हूं, शुरू से मैंने इस चीज को महसूस किया कि कोविड-19 से डेथ रेट बहुत कम है। बस शर्त ये है, यानी मैं मानता हूं कि सदी का सबसे तीव्र संक्रमण वाला वायरस है कोविड-19 का, लेकिन ये तीव्र संक्रमण मौत का कारण नहीं बन सकता। हम इसे सामान्य फ्लू तक सीमित रख सकते हैं, बशर्ते समय पे अगर हम कदम उठा दें। तो स्वाभाविक इसीलिए हम लोगों ने कदम उठाया कि ये हमारे सामने एक चैलेंज है, और चैलेंज के समय साहसिक कदम उठाना पड़ेगा। इन बच्चों के साथ कोई घटना न होने पाए, इसलिए अपनी बसेज हमने भेजी वहां पे, और बसेज भेज करके राजस्थान सरकार से हमने अनुरोध किया, भारत सरकार से अनुरोध किया। ये 12,000 से अधिक बच्चे हैं, 12,500 से अधिक बच्चे थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन सभी बच्चों को हमने अपनी बसेज से ला करके उत्तर प्रदेश के बच्चों को उनके गंतव्य तक, और उत्तराखंड के बच्चों को भी हल्द्वानी और देहरादून तक हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से पहुंचाने का कार्य किया। ये उस समय की आवश्यकता थी, हमें उस प्रकार के कदम उठाने चाहिए थे जो उन बच्चों के हित में हो, प्रदेश के हित में हो, देश के हित में हो, कहीं भी कोई नकारात्मक वातावरण न बने। इसलिए ये कदम हम लोगों को उस समय उठाना पड़ा, और उसके लोगों ने उसको काफी अच्छा वो भी किया, क्योंकि मैं उसके बाद वेबिनार के माध्यम से सभी छात्रों को जब घर पहुंचाने के बाद फिर मैंने सबसे संवाद भी बनाया, और मैंने सबसे कहा, मैंने कहा भी कोटा से तो आप आए हैं, लेकिन शर्त ये कि आपको 14 दिनों तक अपने घर के अंदर होम क्वारंटीन में रहना है, बाहर नहीं जाएंगे, ये आश्वासन आप सबको मुझे देना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से सबने इसका पालन किया, और सभी बच्चे आज भी खुश हैं, और प्रदेश में मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश आज अपने को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है, और ये कदम उस समय के लिए आवश्यक था, प्रदेश के हित में और बच्चों के हित में उठाई जाने की आवश्यकता थी, हम लोगों ने उठाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप जुड़े इस कार्यक्रम में, वर्चुअल पैन IIT कॉन्क्लाव में आप जुड़े हैं। सैकड़ों लोग सब IIT से और पूरे विश्व भर में इस प्रसारण को देख रहे हैं, उसके लिए आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पूरे पैन IIT की समुदाय से, कम्युनिटी से हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर हम लोग खासकर स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की हम लोग मदद कर सकें, सहयोग कर सकें, तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और इन लोगों ने, पैन IIT वालों ने एक स्किल डेवलपमेंट का, एक गुरुकुल का एक पूरा अभियान आरंभ किया है जो झारखंड में बहुत ही सफल हुआ है। और अगर आप अवसर दें तो हम लोग उसको उत्तर प्रदेश में भी जरूर लाएंगे, और उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे हम लोग केंद्र खोलेंगे जहां खासकर माइग्रेंट लेबर वगैरह को, हुनर वगैरह के डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये संस्थाएं खोल सकते हैं। तो आपकी अगर उसमें मदद मिले तो हम लोग ये अवश्य करेंगे। जैन जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक तो पैन IIT एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ मुझे जुड़ने का एक अवसर दिया है, और मुझे प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश में IIT से जुड़े हुए आप जैसे प्रतिभावान लोगों के का सहयोग और सुझाव हर एक स्तर पर हमें प्राप्त होगा, तो मुझे उसको यहाँ लागू करने में सफलता प्राप्त होगी। राज्य सरकार आपके साथ मिलकर के कार्य करने में अपने आप को प्रसन्नता की अनुभूति महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार।